Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 12th History of Tamil Nadu Board. This is chapter 32 and which is about the growth of Asian nations. इसमें हम फोकस करने वाले हैं कि एशियन कंट्रीज़ का कैसे एमर्जेंस एंड ग्रोथ हुआ है. स्पेशली हम बात करेंगे चाइना और जापान के बारे में. तो इस पूरे के पूरे चैप्टर के क्या कंटेंट्स हैं आप देख लो. राइज ऑफ मॉडर्न चाइना, चाइना कैसे सामने आया और एमर्ज हुआ एंड आज के डेट में it is one of the major leading countries in the world. and Japan, और यहाँ पे जनरल मैक आर्थर एंड एम्परर हिरोथियो के बारे में भी हम समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद चाइना. सो देखो, अगर हम एशिया की बात करते हैं, इट्स अ वेरी लार्ज एंड बिग पार्ट. तो एशिया को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे कि साउथ एशिया है ना, जो कि आपके भारत वाला सब कॉन्टिनेंट है, और फिर साउथ ईस्ट एशिया जो आपका इंडोनेशिया एंड ऑल ये सारे आइलैंड्स जाते हैं, फिलीपींस वगैरह आ जाते हैं, है ना. और फिर आता है ईस्ट एशिया जिसमें आपका चाइना वगैरह आता है और आपके जापान आता है. ओके, एंड देयर इज़ वन पार्ट दैट इज़ वेस्ट एशिया जो कि आपके अरबिक कंट्रीज इसमें आती हैं. ठीक है, एंड देयर इज़ वन मोर पार्ट जो कि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, आपके दिया नहीं हुआ है, बट देयर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ द सेंट्रल एशिया. ठीक है, तो इस तरह से आपका जो एशिया है वो इस तरह से डिवाइडेड है. अब चाइना और जापान ईस्ट एशिया का पार्ट है, और जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड एक्चुअली लार्जेस्ट कंट्री इन ईस्ट एशिया. फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री पूरे विश्व में है. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में है, भारत दूसरे नंबर पे आता है, और इसकी जो बॉर्डर्स हैं 14 नेशंस के साथ एशिया में शेयर होती हैं. सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी माना जाता है. बहुत सारे डायनेस्टीज़ यहाँ पे रूल किए हैं. 19 से 20th सेंचुरी के बीच में यहाँ पे मंचू डायनेस्टी थी. ठीक है, अब ये जैसे ही मंचू डायनेस्टी का रूल जो है वो वीक होने लगा, चाइना वॉज कॉल्ड एज अ सिक मैन ऑफ एशिया. क्वाजी कॉलोनी बन गया था वेस्टर्न पावर्स की, यानी कि क्वाजी कॉलोनी यानी कि वेस्टर्न पावर्स आते जाते रहते थे. यूरोपियन कंट्रीज़ जब चाइना में आए तो बेसिकली जैसे हमारे देश में आए थे ट्रेड करने के लिए, वहाँ पे भी ट्रेड करने के लिए आए. चाइना कॉल्ड यूरोपियंस एज रेड बारबेरियंस, है ना, इनको रेड बारबेरियंस बोलता था. एंड चाइना ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए यूरोपियन ट्रेडर्स पे. कोहोंग एक सिक्योरिटी मर्चेंट था, दैट वाज एन द इंस्टीट्यूशन दैट कंट्रोल द यूरोपियन ट्रेड. पर्टिकुलरली इंग्लिश और फ्रेंच इस चीज़ को पसंद नहीं किए. धीरे धीरे इंग्लिश मर्चेंट्स ने ओपियम वगैरह का जो है इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया चाइनीज़ ट्रेडर्स के साथ, और धीरे धीरे चाइना बहुत लार्ज क्वांटिटी में ओपियम इंपोर्ट करने लगा. इसकी वजह से ओपियम ईटिंग बिकेम द नेशनल वाइस. देयरफॉर चाइनीज़ गवर्नमेंट को फिर ओपियम के ट्रेड पर प्रोहिबिशन लगाना पड़ा. अब ये जो एक्शन लिया गया था कमिश्नर ली से सू ने, उसकी वजह से फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ. तो देखो ओपियम की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं. तो 1839 से 1842 तक यह वॉर चला. ठीक है, तो किस किस के बीच में था, इंग्लैंड वर्सेस चाइना. ठीक है, जिसमें इन विच इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड डिफीटेड चाइना. एंड फिर जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ एक ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ नैंकिंग. 1856 में फिर सेकेंड ओपियम वॉर हुआ. फिर इस टाइम पे ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, रशिया एक साथ चाइना के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे. वॉर ख़त्म हुआ, और वॉर ख़त्म होने के बाद ट्रीटी ऑफ टेंसन हुई 1860 में. इसका मतलब फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वेस्टर्न कंट्रीज़ जीत गई, और जब वेस्टर्न कंट्रीज़ जीत गई तो उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी जमा ली चाइना के सामने. फिर चाइना को क्या किया गया ना, इसको पार्टीशन किया गया बहुत सारे इकोनॉमिक जोन में जो कि वेस्टर्न पावर्स कंट्रोल करते थे. इसको बोला जाता है द कटिंग ऑफ चाइनीज़ मैलन, है ना, कि चाइना को पूरे कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और उसको ट्रेड कर रहे हैं. अब मंचू डायनेस्टी भी फेल हो गई थी. इसकी वजह से ताइपिंग रिबेलियन यहाँ पे चाइना में चल रहा था. बहुत ही फेमस रिबेलियन है, आप इसको अलग से ही पढ़ सकते हैं. इसकी वजह से आपका जो ये रिबेलियन है ये लीड कर रहे थे हंग सिचान. रिबेलियन को क्रश किया गया, चाइना को का फिर कंट्रोल कर लिया गया था बाय क्वीन जूसी फ्रॉम 1860 टू 1908, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई. जूसीज का जो रिएक्शनरी रूल था उसकी वजह से
रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट चाइना में स्टार्ट हो गया। ये थोड़ा चाइना का इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो आप डिटेल में जब समझेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, बट दिस वाज इट। एंड फिर उसके बाद जैसे ही ये रिवॉल्यूशनरी चीज़ें शुरू हो गई, 1894 एंड 1895 के बीच में वॉर होने लगा बिटवीन चाइना एंड जापान। ये वाला जो वॉर था वो फर्स्ट साइनो जापानीज़ वॉर था, और ये जो लाइक द वॉर वॉज फॉट फॉर द कंट्रोल ऑफ कोरिया। ये लोग लड़ रहे थे किस चीज़ के लिए? कोरिया के लिए, कोरियन पेनिनसुला के लिए लड़ रहे थे। चाइना हार गया इस वॉर में भी, और इसकी वजह से चाइनीज़ रिवोल्ट हुआ, जिसको बोलते हैं बॉक्सर रिवोलियन। तो ये किस चीज़ के खिलाफ था? ये बेसिकली फॉरेन डोमिनेशन के खिलाफ था। और फिर ये जो रिबेलियन है ये भी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सप्रेस कर दिया। फिर इस टाइम पे क्या हो रहा था ना, एक अनडिस्प्यूटेड लीडर डॉक्टर सुन यत सेन ये एमर्ज हो रहे थे। ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल लीडर, ही वॉज अनडिस्प्यूटेड लीडर, और इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ चाइना भी बोलते हैं। उन्होंने यंग रिवॉल्यूशनरी को मोबिलाइज किया और 1911 का रिवॉल्यूशन जो चाइना में हुआ था वो स्टार्ट किया। ये जो रेवोल्यूशन था इसकी वजह से जो मानचाओ रूल था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। नया फ्लैग, नया कैलेंडर इन लोगों ने अडॉप्ट किया था। चाइना पहली बार रिपब्लिक अपने आप को बोला, ठीक है। यान शिंकाई प्रेसिडेंट बन गए चाइनीज़ रिपब्लिक के फर्स्ट। एंड पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, जापान ने शांतुंग प्रोविंस चाइना से कैप्चर कर लिया था। वॉर के बाद एक पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था वर्सलिस में। चाइना चाहता था कि उसकी टेरिटरीज उसको वापस मिल जाए, बट अलाइड कंट्रीज़ ने ये जो शांतुंग का रीजन है वो जापान को दे दिया। फिर इमिजिएटली May 4th मूवमेंट स्टार्ट हो गया क्योंकि उनको अपना रीजन नहीं मिला था। फिर उसके बाद वंस अगेन सन यत सेन जो थे उन्होंने चाइना पे अपना कंट्रोल ले लिया। उन्होंने कुमिंगतांग पार्टी बनाई विद रशियन हेल्प। वो चाइना में रिफॉर्म्स चाहते थे। अब रशिया में क्या रिफॉर्म्स है आपको पता है? रशिया में सेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा है, याद है? सेंट्रलाइज सिस्टम या फिर आप सोशलिस्ट सिस्टम मान लीजिए। सो इसे यही टाइम था इसी टाइम के टाइम पर ही चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी एमर्ज हुई। सोती सांग एंड चाओ इन लाई ये ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के। 1924 में डॉक्टर सन यत सेन की डेथ हो गई। फिर ये जो लीडरशिप है कुमिंतांग पार्टी की, फिर चांग काई शेक ने अपने हाथ में ले ली। इन द बिगनिंग देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कुमिंतांग एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, बट धीरे धीरे राइवलरीज बढ़ने लगी। चियांग को एक्सटर्मिनेट करना था माओ कम्युनिस्ट पार्टी को। माओ देन रिटायर्ड टू नॉर्थ चाइना, और इसको लॉन्ग मार्च भी ये लोग बोलते हैं। फिर यहाँ पे इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गए कम्युनिस्ट पार्टी एंड कुमिंतांग के बीच में। फाइनली माओ ने एस्टेब्लिश किया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन अक्टूबर 1949। चियांग काई शेक फिर वो ताइवान चले गए, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द नेशनलिस्ट चाइना। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, जब कोल्ड वॉर एरा चल रहा था, आपको एक्चुअली कोल्ड वॉर एरा नेक्स्ट आगे वाले सेशन में हम समझाएंगे कि क्या था, बट एक शॉर्ट ओवरव्यू तो अगर आप इसके पहले वाले सेशंस देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्या था। तो कोल्ड वॉर एरा में जब यूएसए और यूएसएसआर लड़ रहे थे, उस वक्त पे यूएसए सपोर्टेड द नेशनलिस्ट चाइना, एंड हैंस ये जो नेशनलिस्ट चाइना है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी इसी वजह से मेंबर बना था अंटिल 1971। तो जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसको यूएनओ में लाया गया 1971 में। माओ सी तंग जो थे उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट किए, एंड उसको बोला जाता है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है। 1966 में कल्चरल रेवोल्यूशन भी आया था आपके चाइना में। अब कल्चरल रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था, जो भी माओ के अगेंस्ट थे उनको हटा दिया गया कम्युनिस्ट पार्टी से, और उनको इम्प्रिजन कर दिया गया। माओ की डेथ के बाद 1976 में गैंग ऑफ 4 वर अरेस्टेड। फिर इसके बाद जो है इसी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए कुछ पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन हुए। फिर देखो माओ की जब डेथ हो गई थी तो उनके जो सक्सेसर थे हुआ गुफिंग, उनको निकाल दिया डैंग ज़ाओपिंग ने, ठीक है। उनको निकाल दिया, उनको कैप्चर कर लिया, उनसे पावर कैप्चर कर ली। फिर जो डेंग हैं उन्होंने कुछ नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स निकाले जिसमें कुछ रिलैक्सेशन था गवर्नमेंट कंट्रोल की तरफ से, है ना। चाइनीज़ इकोनॉमी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया, और दिस वे
चाइना जो है ना एक प्लान्ड इकोनॉमी से मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ा। एज अ रिज़ल्ट इकोनॉमिक सीन चेंज होता गया और फिर फाइनली फॉर्मली चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO 2001 में ज्वाइन किया। अब हम स्टार्ट करते हैं बात करना जापान की। तो एक ऐसी ही कंट्री थी, जापान सिर्फ एक ऐसी कंट्री थी जो कि यूरोपियंस जो है कॉलोनाइज नहीं कर पाए थे। हो सकता है कि कुछ जोग्राफिकल रीजन हो, क्योंकि बहुत ही छोटी कंट्री है जोग्राफिकली, बट तब भी सबसे पावरफुल, बहुत पावरफुल कंट्री थी और है भी अभी। जापान लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़ उसने भी इम्पीरियलिज्म की पॉलिसी अपनाई, एशिया में मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाता था और आज जो है आज की डेट में बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक जायंट है जापान। नाउ जापान ने ना एक पॉलिसी अपनाई थी, द पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, और वो पॉलिसी अपनाई उसने अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स। तो देखो आइसोलेशन की पॉलिसी क्या होती है, एक तरह की ऐसी डॉक्ट्रीन जहाँ पे एक कंट्री को आइसोलेट कर दिया जाता है फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ अदर नेशंस, या फिर वो जो कंट्री है वो किसी भी तरह के इकोनॉमिक कमिटमेंट नहीं करेगी, इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन नहीं करेगी और पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट रहेगी, ठीक है, और किसी का भी सपोर्ट ना लेगी और ना देगी, ठीक है। तो इस तरह की पॉलिसी अपनाई थी जापान ने। इट वॉज ब्रोकन देन बाय द कॉमोडोर पेरी ऑफ USA ऑन 8 जुलाई 1853। उनका मिशन था कि जापानीज़ ट्रेड करना है, वेस्ट के साथ ट्रेड होना है, और इसी से के साथ ये जो जापानीज़ ट्रेड विद वेस्ट है शुरू हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड तोकुआ शोगन उन्होंने जापान कंट्रोल कर लिया। फिर ये पेरी के मिशन से क्या हुआ ना, देयर वाज अ रेस्टोरेशन ऑफ जापानीज़ एम्परर टू फुल अथॉरिटी, इसको बोला जाता है मेजीज़ रेस्टोरेशन। फिर देखो मेजीज़ रेस्टोरेशन के बाद इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए जापान में। फ्यूडल सिस्टम एबलिश कर दिया गया, वेस्टर्न लीगल सिस्टम अडॉप्ट कर लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एज इन ब्रिटेन वाज इंट्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू मेजीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, और जापान को टोटली मॉडर्नाइज किया गया। फिर सून जैसे ही जापान ने इम्पीरियलिज्म मिलिटरिज्म की पॉलिसी अडॉप्ट करना शुरू करी, जापान ने चाइना को डिफीट कर दिया था 1894-95 वॉर में। सब्सिक्वेंटली उसने सबसे बड़े यूरोपियन पावर रशिया को 1904 एंड 5 में भी हराया था, हमने पढ़ा हुआ है ना। सो देखो, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उसने चाइनीज टेरिटरी भी ले ली थी शांतों की, ठीक है, जो कि लाइक विच वॉज लीज टू जर्मनी लेटर ऑन। फिर उसने 21 डिमांड्स फिर चाइना के सामने रखी। 10 फर्स्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जापान जो था एक सुपीरियर मिलिट्री पावर की तरह एमर्ज हुआ। हैंस इन ऑर्डर टू कंट्रोल द जापान्स नेवी, वॉशिंगटन्स नवाल कॉन्फ्रेंस ये जो है रखी गई थी 1921-22 में, बट एक टेम्प्रेरी मेजर की तरह इसको देखा जाता है। 1931 में जापान ने मंचूरिया का जो रीजन है उसको कैप्चर कर लिया, उसको एक पपेट रजीम वहाँ पे इस्टेब्लिश की। पपेट रजीम क्या होता है, यानी कि एक देश की गवर्नमेंट जो कि दूसरे देश की गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, ठीक है। फिर 1937 में फाइनली वंस अगेन जापान ने चाइना को इन्वेट किया एंड फाइनली उसने ज्वाइन किया था आपके जर्मनी इटली वाले एक्सेस को। 1941 में हम जान चुके हैं USA का पर्ल हार्बर इन्होंने कैप्चर कर लिया था, और इस तरह USA सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ गया विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस एंड रशिया। फिर अगस्त 6 और अगस्त 9 को 2 एटम बम यहाँ पर गिराए गए थे USA के द्वारा हिरोशिमा एंड नागासाकी में, और फिर जापान को सरेंडर करना पड़ा था। अब जानते हैं जनरल मैकआर्थर एंड एम्परर हिरोहितो के बारे में। सो वॉर के बाद जापान सुप्रीम कमांडर के अंदर जो है आ गया था, मैकआर्थर के अंदर आ गया था नया कॉन्स्टिट्यूशन 3 मई 1947 में इन्होंने अडॉप्ट किया था। यूनाइटेड स्टेट और जो 45 अलाइड नेशंस थे उन्होंने सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी साइन की थी 51 में। ट्रीटी के बाद जापान को इंडिपेंडेंट नेशंस फिर से बना दिया गया था। फिर 1950 से 80s के बीच में जापान की हिस्ट्री में बहुत सारे रैपिड डेवलपमेंट आए हैं, जिसकी वजह से वो आज की डेट में जो मेजर इकोनॉमिक पावर है वो बन पाया है। USA ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी जापान को, और इसकी वजह से वो अपने आप को काफ़ी अच्छे से रीबिल्ड कर पाया। बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल सेक्टर में उसने हैवी इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट किया। जापान soon it became the significant power in many spheres, economic spheres में भी, and especially economic spheres में steel making में, car manufacturing में, electronic goods में काफ़ी आगे आज की डेट में बढ़ चुका है। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जापान्स इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स कोऑपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंक इन क्लोजली नेट ग्रुप्स दैट इज़ कॉल्ड द काइरेट्सू, ये एमर्ज हुए।
कुछ मेजर इंपॉर्टेंट कंपनीज यहीं से ही आई हैं। अब पॉलिटिकली अगर हम बात करें, पोस्ट वॉर जापान मेजरली वन पार्टी डोमिनेशन से गुजरा है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये जो पार्टी है पॉलिटिकली इन्विंसिबल रही है फॉर हाफ ऑफ अ सेंचुरी। जो आपके एम्परर हिरोहितो हैं, उनकी डेथ हो गई थी 1989 में। उनके जो बेटे हैं आकिहितो, उन्होंने सक्सीड किया। फिर in the 21st century, you know, Japan is one of the very strong and major economic power. Japan is the only Asian countries which is to be included in the group of the developed countries. Initially, Japan is also the member of G8 group, the group of 8 countries, right? So ये आपकी हिस्ट्री हो गई, आपकी ग्रोथ ऑफ एशियन नेशन, बेसिकली चाइना एंड जापान के बारे में हमने बात कर ली। सो दिस इज़ इट अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों और पसंद आई हों। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।